class of class 7, chapter 6, physical and chemical changes, and this is part 3rd of this chapter. In this part, we will study about the difference between physical and chemical changes and rusting of iron. Then let's start. Our first one is difference between physical and chemical changes. Then what is physical change and what is chemical change? We had already discussed in part 1st and part 2nd simultaneously. Okay, then physical change and chemical change. Then first one is in a physical change only physical properties are changed. तो physical changes में क्या होता है कि जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी सिर्फ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज आता है. हमने एक्टिविटीज परफॉर्म की थी एज यू रिमेम्बर. जैसे कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी की थी? अ पीस ऑफ पेपर, सेकेंड चॉक पाउडर एंड द थर्ड वन इज मेल्टिंग ऑफ आइस. तो इन सभी एक्टिविटीज में क्या हो रहा था? इन सभी एक्टिविटीज में जो स्टेट है जो भी सब्सटेंस की वो चेंज हो रही थी, साइज में या फिर शेप में, इन सब में डिफरेंस आ रहा था. तो ये साइज, शेप और जो ये स्टेट है वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. अगर इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर चेंजेस आता है देन सच टाइप ऑफ चेंजेस आर नाउन एज फिजिकल चेंज. In a chemical change, the chemical properties and chemical composition changed. कोई भी अगर केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर क्या होता है? तो केमिकल चेंजेस के अंदर हमने कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की थी? देन फर्स्ट वन इज पोटैटो, एप्पल, फ्रेश मिल्क, वो वाली एक्टिविटी परफॉर्म की थी. सेकेंड हमने कौन सी की थी? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. एंड थर्ड वन इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल, जो थर्ड एक्टिविटी थी वो परफॉर्म की थी. इन सभी एक्टिविटीज में क्या हो रहा था? फर्स्ट एक्टिविटी में क्या हो रहा था कि जो पोटैटो एंड जो एप्पल है वो ब्लैकिश कलर का हो गया था. जो फ्रेश मिल्क है उसमें से सॉर स्मेल आ रही थी एंड जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन लेयर, रेडिश ब्राउन जो सब्सटेंस है वो कोट हो गया था. ओके, तो ये सभी चेंजेस है वो क्या थे? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस थे. एंड लास्ट जो एक्टिविटी थी उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन था एंड द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ब्लू. तो जब हमने क्या किया उसके अंदर आयरन नेल को ड्रॉप किया किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को, और आफ्टर हाफ एन आवर जब हमने उस आयरन ऑब्जेक्ट को निकाल दिया तो जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो गया? चेंज्ड फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. तो ये सभी जो चेंजेस है वो क्या थे? वो चेंजेस किसके अंदर थे? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर. तो फिर केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो कोई भी सब्सटेंसेस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं. एंड इन द फिजिकल चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड. जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी रहती है? अनचेंज्ड, मतलब कि चेंज नहीं होती है. एंड द सेकंड वन इज इट इज अ टेम्परेरी चेंज. जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है? टेम्परेरी होता है. दैट मीन्स वी कैन रीगेन एन ओरिजिनल सब्सटेंस बाय एनी मेथड. हम किसी भी मेथड से जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको रीगेन कर सकते हैं. जैसा कि चॉक पाउडर के साथ में हमने किया था. जो चॉक है जब वो पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो गई थी तो जब हमने उसको वाटर के साथ में डिसॉल्व किया एंड देन व्हेन ड्राइड, तो ड्राई होने के बाद में वो फिर से किसके अंदर चेंज हो गया था? चॉक के अंदर. दैट्स क्लियर. तो जो फिजिकल चेंजेस है इट इज अ टेम्परेरी चेंज, बट केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. केमिकल चेंजेस जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? परमानेंट. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग. अगर कोई भी चीज अगर जल जाएगी देन आफ्टर द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस we cannot regain the original substance by any method. Okay, and that's why chemical changes are a permanent change. Then next one is in a physical change no new substances are formed. Physical changes में कोई भी नया substance form नहीं होता है. But in chemical change new substances are formed. Chemical changes के अंदर क्या होता है? नए substance form होते हैं. For example, burning of coal. Then in the burning of coal, carbon reacts with oxygen and form carbon dioxide. And the carbon dioxide is a new substance which have the property different from the original substances. That's clear. जो substance हमें after chemical change के बाद में obtain होता है उनकी properties जो original substances थे उनकी properties से different होती है.
Then next one is in a physical change it is easily reversible. जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि जब हम जो चेंज होने का जो रीजन है, अगर हम उस रीजन को हटा देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो फिर से रीगेन हो जाता है. तो हम ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस. एंड फिजिकल चेंजेस आर इजीली रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस इट इज इरिवर्सिबल. जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल. दैट मीन्स वी कैन नॉट इजीली रीगेन ओरिजिनल सब्सटेंसेस. दैट्स क्लियर. एंड लास्ट वन इज एनर्जी ऑफ सम काइंड मे और मे नॉट बी एब्सॉर्ब्ड. जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो एब्सॉर्ब हो भी सकती है और एब्सॉर्ब नहीं भी हो सकती है. मतलब विदाउट एनी एनर्जी फिजिकल चेंज है वो अगर हो सकता है. एंड इन द केमिकल चेंज एनर्जी ऑफ सम काइंड इज आइदर गिवन आउट और एब्सॉर्ब. जो केमिकल चेंजेस के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इसके रिलेटिवली लार्ज अमाउंट के अंदर इधर एब्सॉर्ब और इवोल्व. वो एब्सॉर्ब भी हो सकती है एंड इवोल्व भी हो सकती है. देन दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन. तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या लग जाती है, रेडिश ब्राउन जो कोट हो जाता है, जो लेयर उसके ऊपर कोट हो जाती है, वो प्रोसेस कैसे होती है, मतलब कि क्या क्या रीजंस होते हैं, वो रस्टिंग क्यों होती है, उन सभी के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके. देन स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स लेयर बाय लेयर in the presence of air and moisture is called corrosion of metals. तो रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये समझो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स. जो मेटल्स का जो कोरोजन होता है वो क्या होता है. तो कोरोजन ऑफ मेटल्स का मीनिंग क्या है कि जो मेटल का जो डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब जैसे कोई भी अगर मेटलिक ऑब्जेक्ट है वो ऐसा तो नहीं होता कि जैसे वो स्टार्टिंग में जब मतलब कि द कंडीशन वेयर द मेटलिक सब्सटेंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड, तो जो कंडीशन उस टाइम पे होती है ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग टाइम तक वही कंडीशंस कंटिन्यू रहती है, मेंटेन रहती है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जो उसकी जो अपीयरेंस है, जो उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है टाइम के साथ में. तो जो ये स्लो डिस्ट्रक्शन है मेटल्स का लेयर बाय लेयर, मतलब जो पहले अपर लेयर है वो क्या होगी, डिस्ट्रक्ट होगी, बाद में उसके लोअर, बाद में दैट्स लोअर. तो ऐसे करके जो क्या होगा, पूरा जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. और जो ये लेयर बाय लेयर जो डिस्ट्रक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में, एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में. तो जो ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है एयर एंड वाटर की प्रेजेंस में किसी भी मेटल का लेयर बाय लेयर, तो उस कंप्लीट फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स. And the term rusting is used for the corrosion of iron. और जो आयरन का जो कोरोजन होता है उस पर्टिकुलर कोरोजन के लिए हम कौन से वर्ड को यूज करते हैं, रस्टिंग यूज करते हैं. दैट्स क्लियर. मतलब कि आयरन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो लेयर बाय लेयर डिस्ट्रक्शन है एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो क्या है, कोरोजन है आयरन का. बट वी यूज अ स्पेशल टर्म फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन विच इज रस्टिंग. Next one is if iron particles are left in open for some time, they get coated with a brown powdery substance called rust. जब आयरन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर देते हैं, ओपन एयर में, ओपन मोस्ट एयर के अंदर कुछ टाइम के लिए उसको रख देते हैं. कुछ टाइम मतलब दैट मीन्स नॉट दैट फॉर हाफ एन आवर, फॉर 1 hour, फॉर 2 hours, नॉट फॉर सम डेज, फॉर सम वीक्स एंड जनरली फॉर सम मंथ्स. तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है अगर वो मोइस्ट एयर के अंदर प्रेजेंट रहता है तो उस आयरन के ऊपर क्या हो जाती है, ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस की जो लेयर है वो कोट हो जाती है. और जो वो ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस है, दिस सब्सटेंस इज नाउन एज रस्ट. ओके. और वो जो सब्सटेंस जो उसके ऊपर कोट हुआ है हम उसको क्या कहते हैं, रस्ट. And the process due to which iron changes into rust is called rusting of iron. और ये complete process, जिस process में जो iron object है वो किसके अंदर convert हो गया, rust के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, rusting of iron. And this is one change
that affects iron articles and slowly destroys them. जो ये complete rusting of iron है वो एक change है, it is a type of chemical change, okay? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो iron object है उसकी chemical properties change हो जाती है, तो जो ये change है वो क्या करता है iron articles है उनको अफेक्ट करता है, उनकी क्वालिटी को अफेक्ट करता है एंड स्लोली उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड रस्ट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन. जो रस्ट जो फॉर्म होती है वो कहाँ फॉर्म होती है, जो आयरन जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी यहाँ ऊपर वाली लेयर के ऊपर फॉर्म होता है, उसके इंटरनल जो पार्ट होता है वहां पे रस्टिंग नहीं होती है. वहां पे रस्टिंग कब होगी, जब वो जो अपर वाला पार्ट है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब. And now the process of rusting of iron is represented by a chemical equation, and in this equation iron reacts with oxygen which is present in air and water which is present in moisture, humid air, okay, and then rust is formed, and this complete process is represented by chemical formula. In this, ferrous, which is iron, react with oxygen and water and produce Fe2O3, which is nothing but rust. And here X, the meaning of X is that the number of water molecules are not fixed. Fe, it is the element of iron. O2, it is molecule of oxygen. H2O, it is molecule of water, and Fe2O3 dot X H2O, and it is complete molecule of rust. Okay. For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. Now there are two important conditions, necessary conditions for the rusting of iron. Without these conditions, the rusting cannot proceed. Then for rusting of iron, the presence of both oxygen and water is essential. The rusting will take place only if water and oxygen come in contact with iron at the same time. तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उस प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन एंड जो वाटर है उसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, नेसेसरी है. ओके. रस्टिंग जो प्रोसेस है वो कब होती है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस तभी होगी जब वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों ही एक साथ आयरन ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आएंगे. ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम के अंदर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आया फिर बाद में वाटर कांटेक्ट में आया फिर रस्टिंग हो जाएगी. नो, जो कांटेक्ट है विद एयर एंड विद वाटर वो दोनों ही क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए. जब इन दो आयरन ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट एयर एंड वाटर के साथ में एक साथ में हो जाएगा तभी जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या होगी, जो प्रोसेस है वो अकर होगी. दैट्स क्लियर. In fact, no rusting will take place if only air or if only water in contact with or iron. अगर आयरन के साथ में सिर्फ एयर कांटेक्ट में है तब भी रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं पॉसिबल है, और अगर सिर्फ आयरन ऑब्जेक्ट के साथ में वाटर कांटेक्ट में है तब भी रस्टिंग ऑफ आयरन पॉसिबल नहीं है. As the most air contains both, therefore iron objects रस्ट इजीली. जो मॉइस्ट एयर होती है इसके अंदर एयर एंड वाटर दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए जो मॉइस्ट एयर के अंदर जो आयरन ऑब्जेक्ट्स है वो इजीली रस्ट हो जाते हैं. तो जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मॉनसून सीजन होता है, जनरली मॉनसून सीजन के अंदर जो एयर होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट एयर होती है. तो उस एयर के अंदर ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई इन द मॉनसून सीजन आयरन रस्ट इजीली. एंड नाउ prevention of rusting. Damage due to rusting of iron causes heavy loss to the national economy. Therefore, rusting should be prevented. जो rusting of iron की जो process है उसके जो prevention वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जो damage है rusting के कारण वो क्या हो जाता है, मतलब heavy loss करता है national economy पे, इसीलिए rusting should be prevented. जैसे कि जो शिप्स होती हैं, जो रेलवे ब्रिजेस या फिर जो भी आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और भी कई सारे ऐसे आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर ऐसे कई सारे फील्ड है जहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है ऑन अ लार्ज स्केल. तो अगर इतने लार्ज स्केल पे अगर रस्टिंग प्रोसेस अगर हो रही है, वैसे तो जहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट है वहां पे रस्टिंग ऑफ आयरन होगी, लेकिन अगर इतने लार्ज स्केल पे अगर रस्टिंग होगी तो वो क्या करेंगे, आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देंगे.
तो जो अगर इतने लार्ज स्केल पे अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो नेशनल इकोनॉमी पे भी क्या आता है, हैवी लॉस। इसी वजह से जो रस्टिंग प्रोसेस है हम उसको प्रिवेंट करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। If we prevent the iron articles to come in contact with air or water or both, the rusting will stop. तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन होती क्यों है, क्योंकि जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो वाटर एंड एयर दोनों के कांटेक्ट में जब आता है तब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। अगर हम क्या करें, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स के जो कांटेक्ट है इधर विथ एयर और विथ वाटर, अगर इन दोनों में से हम किसी एक कांटेक्ट को अगर ब्रेक कर देते हैं या फिर दोनों ही कांटेक्ट को अगर ब्रेक कर देते हैं तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग। Then there are some methods by the help of which we can prevent iron objects from rusting, in which the first one is by painting. When the paints are coated over the articles of iron, it does not allow the moist air to come in contact with iron. तो जो पेंटिंग होती है उसमें क्या होता है कि हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने की वजह से होता क्या है कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो एयर और मॉइस्चर इन सब के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, क्योंकि ऊपर तो क्या है, पेंट की कोटिंग की हुई है। तो उन पेंट की कोटिंग करने की वजह से जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से स्टॉप हो जाते हैं और जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उससे भी जो आयरन ऑब्जेक्ट्स है वो प्रिवेंट हो जाते हैं। Then next one is oiling and greasing. Then when the objects such as machines are coated with a thin layer of oil or grease, it prevents them from coming in contact with the moist air. तो similarly as painting, जो oiling and greasing है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग। उससे क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मशीन्स हैं वहां पे ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग की जाती है, क्योंकि जो मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वहां पे हम पेंट तो कर नहीं सकते, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो जो वो पार्ट्स हैं मशीन्स के उनके ऊपर रस्ट ना लगे और उनको रस्टिंग से बचाने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते हैं, जिससे कि जो मशीन्स हैं या फिर जो उनके पार्ट्स हैं वो क्या हो सके, जो कांटेक्ट है एयर एंड वाटर के साथ में ना आ सके और जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे प्रिवेंट हो जाए, रस्टिंग से। Okay, then this is second method. Third one is by coating with other metals. अगर हम क्या कर दें, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उसको किसी अदर मेटल के साथ में कोट कर दें तब भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स को। When iron sheets are dipped in molten zinc and then taken out, a layer of zinc sticks to them. Such a zinc coated iron sheets are called galvanized iron sheets. अब इसमें क्या कहा गया है, देखो जो आयरन शीट्स होती है, आयरन शीट्स दैट मीन्स कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। तो जब हम क्या करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स को डिप करते हैं मोल्टन जिंक में। यहाँ पे जो ये जिंक है, जिंक इज अ मेटल, ये क्या एक मेटल है। तो जब हम क्या करते हैं मोल्टन जिंक के अंदर, मोल्टन जिंक का मतलब है कि जो जिंक है वो एक लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो जो मोल्टन जिंक के अंदर हम क्या करते हैं, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिप करते हैं और डिप करके बाद में टेकन आउट बाहर निकालते हैं। तो क्या हो जाती है, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो जिंक है वो स्टिक हो जाता है, उसके दैट मींस जो जिंक की लेयर है वो कोट हो जाती है। तो जिंक की जब लेयर कोट हो जाती है तब हम उस आयरन शीट को, मतलब उन आयरन ऑब्जेक्ट्स को जिनके ऊपर क्या कोट है, जिंक, उन आयरन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स। ओके, और जो ये जिंक की जो कोटिंग है इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ओके, then metals such as zinc, nickel and chromium do not rust and at the same time do not allow the moist air to come in contact with the iron objects. तो कुछ ऐसे ही मेटल्स, जैसे कि अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, जिंक के बारे में, तो कुछ मेटल्स होते हैं फॉर एग्जांपल जिंक, निकल एंड क्रोमियम। तो ये क्या होते हैं, मतलब ये रस्ट नहीं लगती है, जैसे आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रस्टिंग होती है वैसे इनके ऊपर रस्टिंग नहीं होती है। तो जब अगर इनकी रस्टिंग नहीं हो रही है तो अगर इनकी लेयर आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोट हो जाएगी
तो उस लेयर के कोट होने की वजह से जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से स्टॉप हो जाएगा और वो किससे प्रिवेंट हो जाएगा, रस्टिंग से। ओके, तो हम किसी अदर मेटल को आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोट करके भी हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज बाय लीनिंग। देन इन दिस प्रोसेस टिन इज कोरोजन रेसिस्टेंट एंड नॉन टॉक्सिक मेटल। टिन भी क्या होता है, एक मेटल होता है। ओके, टिन इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल, लेकिन जो ये मेटल होता है वो कैसा होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट। दैट मीन इसका कोरोजन नहीं होता है, मतलब सिंपली हम बात करें तो इसके ऊपर रस्टिंग वाली प्रोसेस नहीं होती है। एंड नॉन टॉक्सिक मेटल, और ये कैसा होता है, नॉन टॉक्सिक मेटल होता है। नॉन टॉक्सिक होने का मीनिंग क्या है कि अगर टिन के साथ में अगर जो फूड स्टफ्स हैं, जो एसिडिक फूड स्टफ और बेसिक फूड स्टफ्स हैं, अगर हम उनको स्टोर करते हैं तो वो टिन मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब कोई भी टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जो टिन है वो क्या होता है, सबसे फर्स्ट कोरोजन रेसिस्टेंट एंड द सेकंड वन नॉन टॉक्सिक मेटल। Therefore, tin is used for making containers or utensils of iron, brass and copper, safe for storing foodstuffs. इसी वजह से जो टिन है उस टिन को क्या किया जाता है, कंटेनर्स और यूटेंसिल्स बनाने में यूज लिया जाता है विथ आयरन, ब्रास एंड कॉपर। मतलब कि सिर्फ टिन से नहीं, टिन के साथ में आयरन को ऐड करके और ब्रास को ऐड करके और कॉपर को ऐड करके क्या किया जाता है, कंटेनर्स को मतलब कि बनाया जाता है और उन कंटेनर्स के अंदर जो फूड स्टफ्स हैं उनको सेफली स्टोर किया जाता है। ओके, और हमने यहाँ पे टिन क्यों यूज किया, बिकॉज टिन इज कोरोजन रेसिस्टेंट एंड नॉन टॉक्सिक मेटल। तो जो ये लीनिंग प्रोसेस है, जैसे कि हम यूज करते हैं कि जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स ऑफ ऑयल और घी, वो भी किसके बने हुए होते हैं, टिन के बने हुए होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो वो कंटेनर्स हैं वो टिन के क्यों बने हुए होते हैं, क्योंकि वो कोई भी टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड इसके बाद में जो एक और मेथड है, फिफ्थ, बाय कैथोडिक प्रिवेंशन। मतलब कैथोडिक जो प्रिवेंशन है उससे भी हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग। जो कैथोडिक प्रिवेंशन है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ आप समझ लो, उसको राइट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन आयरन ऑब्जेक्ट्स को उससे भी ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब उसके साथ में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो आयरन है उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होती है क्योंकि हमने उसको किसके साथ में कनेक्ट कर दिया, उससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ में। तो अगर उससे भी ज्यादा अगर रिएक्टिव मेटल अगर प्रेजेंट है तो जो एयर एंड जो मॉइस्चर है वो आयरन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है बल्कि उन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है। तो हम कैथोडिक प्रिवेंशन से भी जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। देन दीज आर सम मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, एंड विद दिस टॉपिक आवर पार्ट 3rd of this chapter is now completed. Thank you.